पथरियाँ न जाने किस मिट्टी की बनी होती है। जितना ज़्यादा उन पर प्रहार किया जाता है वह उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती जाती है। जब जिंदगी में संघर्षों से, दुख तकलीफों से हमारा सामना होता है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने शायद हमारा रास्ता कहीं और के लिए लिखा है। ज़रूरत है सही समय पर उस रास्ते को पहचानने की, कुछ नया और कुछ अलग करने की, जो सबके लिए एक मिसाल हो। जी हाँ, आज एक ऐसी ही मिसाल से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र की बसंती देवी। उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र की पहली महिला जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। जिंदगी के 40 साल लक्ष्मी आश्रम में बिताने के साथ साथ बसंती देवी ने पर्यावरण संरक्षण, पेड़ व नदी बचाओ अभियान में अपना भरपूर योगदान दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि इन अभियानों की नींव रखी। महिला समूहों के माध्यम से कोसी नदी व जंगल बचाने की मुहिम जहां से बसंती देवी ने शुरू की, वहीं दूसरी ओर घरेलू हिंसा और महिलाओं पर होने वाली प्रताड़नाओं को रोकने के लिए भी जन जागरण कार्यक्रम शुरू किए। सामाजिक रूप से सक्रिय रहने और कई सारे अभियानों की शुरुआत करने वाली बसंती दी वास्तव में नारी शक्ति की मिसाल है। आइडल टॉक व दीप्ति के आज के एपिसोड में आइए स्वागत करते हैं बसंती देवी का। तो उस समय तो पूरे समाज में ऐसा ही था कि लड़कियों को 10 से 12 साल 13 साल की उम्र में शादी करनी। तो पढ़ाने लिखाने का तो ऐसा ही हुआ, कक्षा 4 तक पढ़े। अरे 5 का जो छमाही पेपर तो वहीं स्कूल में देते थे, प्राइमरी जहाँ पढ़ते थे, और वार्षिक के लिए दूसरे गांव में जाना हो, दूसरे स्कूल में, वहाँ नहीं जाने देते थे। अब इनको घास काटना है, लकड़ी काटनी है, ये करना है, शादी करनी है, क्या करना है कहते ना। तो वही चीज हुआ, वो शादी की। तो उसके बाद शादी होने के बाद 3 साल के बाद वो लड़का मर गया। तो लड़का मर गया तो फिर वो लड़के की माँ कहती थी कि मेरे लड़के को इसने खाया, तो इसने खाया करके न बोलती थी न खाना देती थी। तब उसके बाद में फिर मैंने कहा जब यहाँ कोई बोलता ही नहीं है और खाना ही नहीं देता है तो कम से कम मेरी माँ तो देगी। तो वहाँ नजदीक में जैसे माकोट में घर हुआ, ससुराल हुआ, दिगरा में घर हुआ, तो वहाँ नायका हुआ। तो मैंने कहा मेरी माँ तो देगी खाना। तो वहाँ फिर मैं चले गई। उस समय न कपड़ा न कुछ, एक जोड़ा पहना था, एक रखा था, बस वही लेकर वहाँ गई। तो मेरे पिताजी तो बिहार पुलिस में थे, उनको पता चला कि मेरी लड़की का ऐसा हो गया है करके, वो जमाई चला गया है। और वो तो फिर वो आए तो दूसरे रास्ते से मेरे ससुराल आए। तो उन्होंने सोचा कि मेरी लड़की क्या कर रही है, कैसा कर रही है, ऐसे करके वहाँ आए। तो अब मैं भी वहाँ नहीं हुई। तो मेरी सास से पूछा कहाँ है मेरी लड़की करके। तो उसने कहा पता नहीं कहाँ गई, चले गई है वो तो यहाँ से, यहाँ नहीं है, ऐसे करके। तो फिर वह उन्होंने कहा भी मायके गई होगी वो। अब उसने सोचा होगा कि ऐसे छोटी उम्र में ऐसा हो गया है, तो चलो मैं यहाँ आया, अब मैं जाता हूँ। तो वहाँ आए तो उस दिन से इस दिन तक मतलब कभी भी कोई सूचना और कोई आना जाना आपकी तब से ली नहीं है, किसी ने नहीं ली, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब आपके पिताजी का भरपूर सहयोग रहा। मेरे पिताजी का तो बहुत ही सहयोग रहा। तो फिर वो वहाँ आए, फिर उन्होंने कहा कि अरे अब मैं इस लड़की को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ऐसा चाहता हूँ। तो मेरे गांव के, अब हमको तो पहले लक्ष्मी आश्रम पहुँचाने का कुछ पता नहीं था। तो हमारे गांव की एक चाची थी, उसके भाई की बेटी विकलांगी थी। तो उन्होंने कहा नातनी इतनी कम उम्र में तुम यहाँ क्या करोगी, ये घास काटना लकड़ी काटना नहीं है, और तुमको पढ़ना लिखना है। कौसानी में मेरी नातनी पढ़ती है, वो विकलांग है, पैर की कमजोर है, तो वहाँ पढ़ना है, वहाँ के लिए तुम कोशिश करो। फिर मैंने वहाँ चिट्ठी लिखी राधा दीदी के लिए कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, मैं कहाँ आना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम आ सकती हो, यहाँ ऐसी लड़कियों के लिए स्कूल है, तुम आ जाओ। पर तब से लेकर अभी तक ना समाज में औरतों की स्थिति में आपने क्या बदलाव देखा है? अभी तो इतना बदलाव हो गया है। और क्या कहते हैं, हमारे उस इलाके में पहले तो महिलाओं को तो, बहुओं को तो कौन बोलता था, कौन अच्छी तरह खाना देता था, कौन व्यवहार अच्छा करता था, वो तो परेशान रोते रोते ही काम करती थी सब कुछ ना। 3 गट्ठी लकड़ी, 1 गट्ठी बांस लाकर शाम को 4 बजे घर आते थे, सुबह 6 बजे चले जाते थे जंगल में। तब वो ठंडा भात करते थे, न बच्चों का देखभाल करना और न कोई उनके साथ प्रेम व्यवहार से बोलने वाला, न कहीं मंदिरों में, न कहीं
और शादी में कभी कहीं भी जाने का उन्हें कभी भी 4 महिलाओं ने वहाँ बहू ने आत्महत्या कर दी। ये कौसानी की बात हो गई। ये कौसानी की बात है। जब उस घाटी में जब देखा वो तो ऐसे करके तो फिर वहाँ के लोग कहते थे पर अब हम और इधर उधर के लोग जो उनकी लड़कियां खत्म हो गई तो हम इस इलाके में अपनी लड़कियों को नहीं देंगे। तो उनके साथ हम लोगों ने जो बात की गांव हमारे 200 गांव में हमने बालवाड़ी का काम किया। जैसे लड़कियों को फिर जब हमने देखा वहाँ की लड़कियों को तो पढ़ाते नहीं है और तो दीदी ने कहा कि लड़कियों को अगर स्कूल नहीं भेजते हैं तो गांव में हम स्कूल खोलेंगे। जब हमने स्कूल बालवाड़ी खोली गांव में तो हमने एक ही बालवाड़ी खोलने में उनका पढ़ने लिखने का ही नहीं किया। जो महिलाओं की स्थिति थी, जो पुरुषों की स्थिति थी, जो बच्चों की स्थिति थी, उसमें भी हमने काम किया। जैसे महिलाओं के साथ क्यों नहीं व्यवहार करते, जैसे तुम्हारी लड़कियां हैं वैसे बहुएं भी हैं। और जैसे पति पत्नी में इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई, शराब पीकर, घरेलू हिंसा, जुआ खेलने वाले, ऐसे उनका काम करने में कोई साथ देने वाले नहीं। बहू को खेती में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे अकेले ऐसे करके। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं। शराब पीकर आदमी लोग बहुओं को कितना मारने वाले हैं, कभी अच्छी तरह व्यवहार नहीं करने वाले हैं। ऐसे लोग जो घरेलू हिंसा करते हैं, जो अपने घर की महिलाओं पर प्रताड़ना करते हैं, ऐसों को आपने कैसे सिखाया, कैसे उनको मतलब सही रास्ते पर आप उनको लेके? उनकी भी मीटिंग की। जैसे दुकानें हुई, दुकानें में बैठे रहेंगे, शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, बीड़ी सिगरेट पियेंगे और आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा होने वाले हैं। तब मैं उनसे कहती थी मैं तुम्हारी मीटिंग करती हूँ। जैसे महिला और पुरुषों का बराबर हक है, बाल बच्चों में है, खेती बाड़ी में है, काम में है, एक दूसरे का सहयोग करो। और अगर तुम नहीं कर सकते हो, खेती में वो रुपाई लगा रहे हैं, वो बुराई कर रहे हैं, वो धान काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, मान रहे हैं, तो थोड़ा उनका साथ दो। अगर नहीं कर सकते हो तुम तो कम से कम दुकान में हो तो अच्छा व्यवहार तो करो, तो ये नशा तो मत करो। और तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे, तुम क्या वातावरण बना रहे हो पूरे इलाके में। मैं देख रही हूँ हर गांव में ऐसा ही हो रहा है, हर इलाके में ऐसा ही हो रहा है। तो ये ऐसे वो बच्चों को जो तुम पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जब ऐसा ही व्यवहार करोगे तो ये बच्चे भी तो ऐसे ही होंगे। प्रभाव तो पड़ेगा। हाँ, प्रभाव तो बच्चों पर पड़ेगा ही। अगर तुम काम नहीं भी कर सकते हो उनके साथ, तो मैं कहती थी कि तुम जब दुकान में आए हो अखबार पढ़ो, धार्मिक किताबें पढ़ो और आपस में तालमेल अच्छा करो कि जुआ हुआ मत खेलो और ये बीड़ी सिगरेट भी मत पियो, ये शराब मत पियो, और नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी और तुमको मैं जेल में भेज दूंगी। तो ऐसा वातावरण हमको अपने इलाके के लिए चाहिए। जंगल बचाना है, पानी बचाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है और तुम्हारा वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। बहू को, पत्नी को ऐसे मारते हो, इतना काम करते हैं, उनको समय पर खाना नहीं मिलता है, वो नहीं होता है, और तब भी तुम सहयोग एक दूसरे का करना चाहिए। ऐसे करके फिर बार में पहले तो गाली गलौज करते थे, बढ़िया आ रही है, इसका तो घर बार नहीं है और ये तो आश्रम में रहती है और हमारे लोगों को भड़काती है, ये करते हैं, गाली आली खूब करते थे, ऐसे भी करते थे। फिर बाद में उनको समझ में आ गया। जब मैं आती थी ऐसे रास्ते से उनको, जहाँ दुकान में बैठे हैं, जब ऐसे वो जुआ भी खेलने वाले होंगे तो उसको रख देंगे, अखबार लाएंगे, किताबें लाएंगे, वो बैठ के पढ़ने लग जाएंगे। ये तो हमारे बाहर के गांव का एक आम दृश्य है। हाँ। कि महिलाएं जो होती हैं वो दिन भर खेती में, जंगल में, गाय भैंसों को देखने में, फिर बच्चों की जिम्मेदारी है, सास ससुर की जिम्मेदारी है, मतलब अधिकतर वो काम के बोझ तले दबी ही रहती है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुरुष जो है वो इतनी ज्यादा जिम्मेदारी घर परिवार की नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे तो मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहती हूँ कि जितने मतलब बहुओं का, महिलाओं की जिम्मेदारी है उतनी पुरुषों की भी। बिल्कुल सही बात है। तो उनको बराबरी हक होना चाहिए, काम में भी, व्यवहार में भी और खाने में भी, रहने में भी, व्यवस्था में भी, सबका बराबर वातावरण अच्छा होना चाहिए। तभी तो हमारा समाज अच्छा बनेगा ना।
अगर गांव परिवार ही एक नहीं होगा, गांव ही एक नहीं होगा, तो समाज एक कैसे होगा। तो जैसे लोग कहते हैं कि ये सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, सरकार तो हमने बनाई है, वोट तो हम देते हैं, तो हम सब लोग एक हो जाएंगे, तो सरकार हमारी है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो वो जो इलाके में मैंने काम किया, जो जो काम किया, हमने कोई सरकार से जो क्या किया, सब लोगों ने मिलकर, जब हम आगे आए, सब समाज आ गया, महिलाएं आ गई, सबसे पहले महिलाओं को आगे आना है, और उसके बाद भाइयों को, फिर वो भी उनका सहयोग देते हैं। तो सहयोग देने के बाद फिर हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोककर पहले वाले प्रश्न पर दोबारा लौटूंगी। और जैसा कि आपने बताया कि जीवन के संघर्ष भरे दिनों में आपके पिता ने आपको पूरी तरह से सहयोग दिया और आपने चिट्ठी लिखी थी लक्ष्मी आश्रम को। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को लक्ष्मी आश्रम के बारे में बताइए। लक्ष्मी आश्रम में बच्चों की या बालिकाओं की शिक्षा के अलावा उनको और किन किन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या उनकी वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, या किसी तरीके से अगर कोई लड़की वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा? हाँ, तो वहाँ ऐसा है कि अब सरकारी अरकारी तो कुछ है नहीं, सामाजिक ये तो एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है। तो उसमें ये है कि वहाँ जो भी बच्चे आते हैं उनका नियम ऐसा होता है, और जैसे वहाँ जय जगत कहेंगे, किसी को प्रणाम और ऐसा वो नहीं, तेरा मतलब ये हमारा है, ये वो है, ये है, छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं, तेरा मेरा नहीं। तो जय जगत, जगत की जय हो, जगत की जय हो, ये है वो जो सल्ला बहन जी ने और जो गांधी जी ने, जो हमारी सल्ला बहन जी विदेशी आकर उन्होंने वो किया। तो उसमें यह है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ सुबह हम किस समय उठेंगे, उठने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था और सोने की व्यवस्था, काम की व्यवस्था, सबका वो बनाया जाता है संगठन। तो वहाँ ये नहीं है तेरा मेरा भेदभाव, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये हरिजन है, ये मुसलमान है, ये विदेशी है, ये स्वदेशी है, कोई मतलब नहीं, सब एक है। सबको जय जगत, जगत की जय हो। तो ये वातावरण है। तो इसमें वहाँ और जो व्यवस्था होती है और जो व्यवहार होता है वो इतना अच्छा होता है। तभी तो पहले पहले तो गरीब बच्चे जैसे कोई स्कूल नहीं भेजते थे, ये नहीं कर सकते थे उनको, और आजकल तो अच्छे अच्छे लड़कियां भी वहाँ पढ़ने आती हैं। पहले तो वहाँ तो और हम वैसे ही पढ़ाते थे, पेपर वेपर देने, फिर 5वीं के 8वीं के ऐसे पेपर देने जाते थे, क्योंकि अब प्राइवेट हुआ वो तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला हुआ, तो वो तो। और अभी तो अब उन्होंने सब सरकार ने ये कर दिया है कि जो जहाँ पढ़ने वाले हैं यही पढ़ेंगे। तो हमारे वहाँ गांव के बच्चे वहाँ आते हैं, रहते हैं, वहाँ उनकी पढ़ाई तो हम करते ही हैं, पर स्कूल भी जाते हैं। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब लोग, और वहाँ पढ़ते भी हैं और रहते आश्रम में है, वहीं रहना खाना और सब व्यवस्था सब कुछ होता है। तो कितने तो उसमें पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए हैं, कितने नर्स बन गए हैं, और कितने टीचर बन गई हैं, कितने ये और क्या है इसमें भी चले गई हैं, अभी पुलिस में भी। अभी आपने ना भूटान की यात्रा करी है, आपने बांग्लादेश की यात्रा भी करी है। इन यात्राओं में जब आप गई तो आपने देखा कि वहाँ के लोग प्रकृति के साथ किस तरह से बैलेंस बनाकर चलते हैं। मगर अगर एक तरफ को वो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं तो साथ ही साथ वो प्रकृति का संवर्धन भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ बाहर लौट कर आई तो आपने यहाँ पर क्या देखा? क्या यहाँ के लोग जो है वो प्रकृति को साथ लेकर चलते हैं, या सिर्फ हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, सिर्फ दोहन ही दोहन कर रहे हैं? उनको तो हमें उन लोगों से क्या सीख लेनी चाहिए? जब पानी नहीं होता तो हम कैसे बचते, कैसे खेती होती, और अनाज तो हम 15 दिन 1 महीना भी नहीं खाएंगे तो बचेंगे, पानी तो 1 दिन भी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसे करके तो जब हमने पद यात्रा की उसमें उनसे कहा कि तुम हाथ जोड़ो, तो कोसी माँ से कहो माँ माफ कर दो, हम अज्ञान थे और हमको ये कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने आपको मारा। अब हम आपको बचाएंगे, आप हमारे जंगल की अब रक्षा करेंगे,
हम कच्ची लकड़ी नहीं काटेंगे, हम बांज नहीं काटेंगे, हम आपको बचाएंगे। तो माँ ऐसे करके उन्होंने ऐसे पैर नदी में ऐसे हाथ रख के प्रणाम करके, तो वो दिन है कि ये दिन है वो क्या आप कच्ची लकड़ी नहीं काटते हैं, बांज नहीं काटते हैं। तो वही नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जहाँ भी गए उन लोगों ने पहले जंगल बहुत काटा, तो इससे उनका पानी सूख गया। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने वृक्षारोपण करना, जंगल बचाना, पानी को बचाना करके वातावरण बनाया, तो वहाँ भी बच गया। वो भी देखने तभी गए। तो दीदी ने कहा कि वहाँ उन लोगों ने ये काम किया है, देखने जाओ। किस तरह से आपने काम शुरू किया दीदी लोगों को जागरूक करने का? तो वही हुआ, एक तो हमने पहले बालवाड़ी का काम किया दनिया क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाने के लिए। तो गांव वाले कहते ये 10 साल की होगी, ये तो 9 साल की होगी, ये तो 8 साल की होगी, अब इसकी शादी करनी है। तो मैंने कहा शादी करोगे, जिस दिन शादी तय होगी तब करोगे, अभी तो ये खाली हैं और अभी इनको पढ़ाते हैं, तुम स्कूल तो भेजते नहीं हो, तो इसीलिए हम स्कूल खोल रहे हैं यहाँ। तो 2-2 साल उनके वहाँ पढ़ाने के बाद कक्षा 3 में भर्ती, मैंने उनको प्राइमरी स्कूल में भर्ती किया था। फिर उसमें धीरे धीरे कितना अच्छा वातावरण हो गया। पहले वो भाई लोग की शराब पी करो करके मुझे भी गाली गलौज करते थे, कहते थे बड़ी आई है, इसका घर बार नहीं है, आश्रम में रहती है, ऐसा करती है, वो करती है। तो वो बहनें कहती थी दीदी ये तो ऐसे ही है, आप कुछ भी मत कहो और कुछ अपने मन में आप ये नहीं सोचो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जहाँ तुम जाओगे वहाँ हम आएंगे, हम आपका साथ देंगे। ऐसे करके दीदी आपको ये नहीं लगता कि समाज में अगर हमें इस तरह का बदलाव लाना है तो लोगों के बीच एकजुटता होनी चाहिए? हाँ। लोगों का एकजुट होना बहुत बहुत बड़ी चीज है। बस वो तो होता ही है, अगर हम उनका साथ देते हैं, जाते हैं। मैं कह रही हूँ जो उस गांव में मैं 10 दिन गई महिलाओं से मिलने ना, बहुओं से मैं बात करूंगी, उनका संगठन बनाऊंगी करके। वो तो जंगली थे। जब 11वें दिन मैंने कहा अब मैं जंगल के रास्ते ही जाती हूँ, वहाँ मिल जाएंगे। तो उनके वहाँ से रास्ते में गई तो मिल गई मुझे वो रास्ते में। मैंने कहा बैठो, मैं 10 दिन तुम्हारे गांव में आई, तुम कोई मिले नहीं, देखो इतनी लकड़ी काटे हो पूरा दिन, सुबह से शाम तक। क्या है तुम्हारा शरीर, कल को क्या होगा? न बच्चों को देखते हो, न तुम समय पर खाना खाते हो। जरूरत जितनी लकड़ियों की है वो तो ठीक है, इतनी लकड़ी काट के और सड़ जाते हैं, दीमक लग जाता है और फेंक देते हो, क्या फायदा हुआ? मैं तुम्हारा संगठन बनाती हूँ, तुम मेरी बात मानते हो तो कल से तुम जंगल नहीं जाओगे, कच्ची लकड़ी नहीं काटोगे, बांज नहीं काटोगे। अभी मैं तुम्हारा संगठन बनाती हूँ। मैंने रास्ते में बैठा कर उनका संगठन बनाया, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री और सदस्य सब। और ऐसे करके मैंने कहा ले जाओ, अभी दराती भी ले जाओ, रस्सी भी ले जाओ। और कल से तो उन्होंने कहा दीदी एक ही हमने जो क्या काटते हैं, इस इलाके के जितने भी गांव हैं और सब लोग जंगल काटते हैं। मैंने कहा तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम मेरे साथ आओगे। तो आज तुम्हारा संगठन बन गया, कल को हम बिजोरिया में बनाएंगे, परसों हम कफाड़ी में बनाएंगे। मैं मान गई, वहीं पर उनका संगठन बनाया और दराती और रस्सी लेकर वापस चले गए। कि पद्मश्री वाला मिला अभी, इसका तो मैं यही तो पता भी नहीं था कि पद्मश्री होता क्या हुआ? सम्मान क्या? मैं तो जैसे अपने घर में काम कर रही थी, नाश्ता वास्ता करके झाड़ू पोछा और वो कर रही थी। मेरे बगल में रहते थे, वो रहते हैं भटजी में, वो 2 है भाभी और दाजू, वो मुझे बधाई देने मेरे घर में। मैंने कहा किस चीज की बधाई दे रहे हो आप मुझे? अरे तुमको बल अरे पद्मश्री मिलने वाला है। बल क्या है पद्मश्री? मैंने कहा मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आपको कैसे पता चला? हमारे तो मोबाइल में आया बल, हमारे टीवी में आया बल, ये आया बल आपको पद्मश्री मार्च में पद्मश्री मिलने वाला है करके बधाई देने आ गए। फिर उसके बाद तो मेरी बहन दिल्ली से, बम्बई से मेरी बहन की बेटी ने उन्होंने मेरे को फोन किया ना, ऐसा है कर। देखिए कितनी बड़ी बात है आज के समय पर जहाँ लोग पुरस्कारों के लिए काम करते हैं। आपने 40 वर्षों से काम किया निस्वार्थ भाव से, पुरस्कार की लालसा कभी रही नहीं आपको पता भी नहीं था कि इस काम के लिए ये पुरस्कार क्या मिलता है, कैसे? ये अपने में भी बहुत बड़ी बात हाँ, मेरे तो ये पद्मश्री में तो चलो उन्होंने जो सम्मानित किया यही दिया, पर राष्ट्रपति पुरस्कार में तो 1 लाख रुपया मिला। हाँ, उस समय तो 1 लाख रुपया और दिया उन्होंने। हाँ। तो अब यहाँ पर पिथौरागढ़ आकर आपको क्या लगता है, आपने क्या करना है अपने क्षेत्र के लिए?
आप पिथौरागढ़ से ही संबंधित हैं, तो क्या क्या करना नहीं, मैं तो चाहेंगे आप? सोचती हूँ कि ये तो मेरी जन्मभूमि है, देवभूमि है, जन्म यहाँ लिया है, पर अब यहाँ जान पहचान किसी से है नहीं मेरी। अब उस घाटी में, उस इलाके में जहाँ मैं इतने साल रही, और वो तो सब मुझे पहचानते हैं, अब यहाँ के लोग तो कोई पहचानते हैं। तब मैं सोचती हूँ कि यहाँ पहचान हो, कोई ऐसे तुम जैसे मेरे जैसे ऐसे ऐसे लोग हैं। जहाँ जो करना है, एक तो सब लोग कहते हैं कि दीदी यहाँ सबसे पहले नशा मुक्त करना है, बिल्कुल बिल्कुल नशा मुक्त करना है। पहले तो आदमी तो इतना पीते हैं, अब तो महिलाएं भी पीने लगी हैं, और ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा कि तुम जहाँ भी कहोगे, जैसे भी जहाँ जाना होगा, जो करना होगा, पर पहचान मेरी बननी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, तुम वहाँ वहाँ ले जाओगे, जहाँ जाना है कहोगे तो मैं वहाँ आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि बसंती दी के कहे हुए शब्द जो है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुँचेंगे, और वो जरूर आकर बसंती दी से मिलना चाहेंगे, और समाज के बदलाव के लिए, हमारे शहर, हमारे पिथौरागढ़ के बदलाव के लिए अगर कुछ विशेष करना है तो वो बसंती दी को साथ लेकर चले, उनसे मार्गदर्शन ले, क्योंकि वो बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारे इस तरह के जन जागरण के अभियान कर चुकी है। 64 वर्ष की उम्र में भी आपका ये जोश है, आपका ये जज्बा है, जिसके लिए जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता आपसे मिलकर हम लोगों को मिलती है, वो वास्तव में बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दी हमें टाइम देने के लिए और आज हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद तुमको भी, तुमने भी बुलाया, धन्यवाद है।